चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। लर्निंग विथ अनूप चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। प्रकाश के संचरण की आपेक्षिक चाल है। बता दें कि वह पदार्थ जिसमें से होकर प्रकाश गमन करता है, जाता है, माध्यम कहलाता है। अगर माध्यम नहीं जानते हैं आप, तो ऐसा पदार्थ जिसमें से होकर के प्रकाश गमन करता है उसे ही माध्यम कहते हैं। तो कहा गया है अपवर्तनांक विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण की आपेक्षिक चाल होता है। और अपवर्तनांक को दो समान राशियों का एक अनुपात भी कहा जा सकता है। चलिए इसे अच्छी तरह से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि वायु में कोई प्रकाश की किरण जा रही है, फिर उसने किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश किया। यानी वायु में जा रही थी, फिर जाते जाते उसने किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश किया। तो जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश की तो अपवर्तित हो गई, यानी दूसरे माध्यम में प्रवेश करते ही अपवर्तित हो गई। अब वायु में आपतन कोण आई और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण आर है। तो इस तरह की स्थिति में वायु से उस दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हुई प्रकाश की किरण के लिए साइन आई बटे साइन आर के स्थिरांक अथवा स्थिरांक को नियतांक भी कहते हैं का मान ही उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि वायु में आपतन कोण आई है और जो दूसरा माध्यम है उसमें अपवर्तन कोण आर है। तो इस तरीके की जो स्थिति में वायु से उस दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हुई प्रकाश की किरण गई तो उसका जो स्थिरांक होता है, यानी साइन आई बटे साइन आर का जो स्थिरांक है, जो नियतांक है, उसी का मान ही अपवर्तनांक कहलाता है। तो अपवर्तनांक को n से दर्शाया जाता है, स्मॉल n से। इसीलिए अपवर्तनांक या स्मॉल n बराबर साइन आई बटे साइन आर होगा। यहाँ पर साइन आई आपतन कोण की ज्या है जिसका माध्यम वायु था, और साइन आर अपवर्तन कोण की ज्या है जो दूसरा वाला माध्यम था। चलिए अब अपवर्तनांक पर एक न्यूमेरिकल हल कर लेते हैं ताकि अपवर्तनांक क्या होता है आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो प्रश्न में पूछा गया है कि वायु में किसी प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण आई का मान 37 डिग्री है और कांच में अपवर्तन कोण आर का मान 24 डिग्री है। तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो हमने पहले बताया था कि अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है, यानी n बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है। अब इस फार्मूले में आई और आर का मान रखने पर तो n बराबर साइन 37 डिग्री बटे साइन 24 डिग्री होगा। तो ज्या सारणी के अनुसार, साइन सारणी के अनुसार क्या है, साइन 37 डिग्री का मान होगा 0.60 और इसी तरह से साइन 24 डिग्री का मान होगा 0.40। तो अब इस मान को सूत्र में रखने पर, अगर सूत्र में इस मान को रखा जाए तो क्या होगा, यानी n बराबर 0.60 बटे 0.40। तो काटने पर आएगा n बराबर 1.50। तो इस प्रकार से ये कांच का अपवर्तनांक 1.50 आएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अपवर्तनांक क्या होता है। चलिए अब निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में जान लेते हैं। तो पहले है निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यदि प्रकाश का अपवर्तन निर्वात में किसी माध्यम में होता है तो आपतन कोण की ज्या तथा माध्यम में अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। यानी इसका सूत्र होगा माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है और माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, इसका बटे होगा, वही निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। फिर सापेक्ष अपवर्तनांक में आते हैं। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंतर्गत जब प्रकाश एक माध्यम से, एक माध्यम क्या हो सकता है, वायु भी हो सकता है अथवा निर्वात भी हो सकता है, कोई एक हो सकता है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से किसी अन्य माध्यम में जाता है, किसी दूसरे माध्यम में जाता है, तो इस स्थिति में प्राप्त अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यानी जब प्रकाश एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाएगा तो इस स्थिति में प्राप्त अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यानी किन्हीं दो माध्यमों का सापेक्ष अपवर्तनांक उनके निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात के बराबर होता है। तो जैसे जल का लिया जाए तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा,
कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये हो जाएगा सापेक्ष अपवर्तनांक या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दोनों को समझ में आ गया होगा आपको कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है और सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है। तो अब आपको बता देते हैं कि अपवर्तनांक का दैनिक जीवन में प्रयोग क्या है। तो सबसे पहला है क्षितिज से नीचे होने पर भी सूर्य का दिखाई देना, ये अपवर्तनांक के कारण ही होता है। बता दें कि सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज से नीचे होता है। इस समय इससे आने वाली प्रकाश की किरणें जब वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो वायु की परतों द्वारा अपवर्तित होकर अभिलंब की ओर झुकती हैं और मनुष्य की आंख तक पहुंचती हैं, जिससे मनुष्य को सूर्य का आभासी प्रतिबिंब दिखाई देता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि क्षितिज से नीचे होते हुए भी सूर्य दिखाई देता प्रतीत होता है, यानी प्रतीत होता है कि सूर्य दिख रहा है। तो ये क्षितिज से नीचे होने पर सूर्य का दिखाई देना अपवर्तनांक के कारण होता है। दैनिक जीवन में प्रयोग है ये। दूसरा इसी तरह से रात्रि में तारों का टिमटिमाना, और तीसरा है द्रव में अंशतः डूबी हुई क्षण का तिरछा दिखाई देना, यानी जब द्रव में कोई क्षण डूबी हुई होती है तो वो तिरछा दिखाई देती है। ये भी अपवर्तनांक का ही उदाहरण होती है। कांच के आयताकार गुटके से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, इसका किरण आरेख कैसे बनाया जाता है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसमें आपको क्या गलती नहीं करना है और चित्र को किस प्रकार से बनाना है कि आपको पूरे अंक प्राप्त हों, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि इस तरीके से, चूंकि लिखा है कांच के आयताकार गुटके से अपवर्तन, तो हमें एक आयताकार आकृति बना लेना चाहिए। ये हमारा कांच का गुटका हो जाएगा और यहाँ लिख दीजिएगा कांच। इस तरीके से आप नामांकन कर दीजिएगा F, G, I और J। तो क्या होगा कि ये यहाँ कांच हो गया। अब चूंकि अपवर्तन हो रहा है तो प्रकाश की किरण तो वायु से आएगी कांच में, तो यहाँ ऊपर क्या हो गया, वायु। फिर कांच से वायु में निकलेगी तो नीचे भी क्या हो गया, वायु। तो यहाँ आप वायु लिख दीजिएगा, यहाँ आप वायु लिख दीजिएगा, कुछ इस तरीके से। तो ये आपने वायु लिख दिया। तो ये FG जो है ये वायु कांच का अंतरापृष्ठ हो गया। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये वायु और ये कांच, ये इसका अंतरापृष्ठ है। मतलब यहाँ पर वायु और कांच मिल रहे हैं, ठीक है। और ये जो है IJ जो है ये आपका यहाँ अंदर कांच है और बाहर क्या हो गया, वायु हो गया। तो ये आपका हो गया कांच वायु का अंतरापृष्ठ IJ। तो इस तरीके से आप पहले तो सबसे पहले आयताकार गुटके को बना लीजिएगा और ये इस तरीके से इनको लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ F की तरफ थोड़ा सा, यहाँ इस जगह आपको एक अभिलंब खींचना चाहिए, क्योंकि आपको प्रकाश की किरण को लाना है। कहाँ से लाना है, वायु से लाना है कांच में। तो सबसे पहले एक अभिलंब का शेप इस तरीके से आप बना लीजिएगा। ये अभिलंब आपका हो गया, इसको नाम दे दीजिएगा। तो हमने इसको नाम दे दिया PQ और इसको लिख दिया हमने, ये हमारा है अभिलंब, ठीक है। तो ये अभिलंब बन गया। अब इस बिंदु पर, ये आपका आपतन बिंदु हो गया, इस पर आप प्रकाश की किरण को लाइए। तो अब लाने के लिए क्या करना है, देखिए मैंने इसको बीचों बीच में नहीं खींचा अभिलंब को, ध्यान रखना, थोड़ा सा इधर हट के खींचना है। अब उसका कारण आपको अभी बाद में थोड़ी देर में समझ में आएगा। तो चलिए PQ हो गया, ये अभिलंब हो गया। और यहाँ जब ये अभिलंब बन गया है आपका, तो यहाँ आपको कोण बनाना है। तो कोण बनाने के लिए क्या करते हैं, किसका उपयोग करते हैं हम, चांदे का उपयोग करते हैं। तो ये चांदे को आप यहाँ रख लेना इस जगह, और यहाँ पर लगभग आप ये मान के चलिए कि 40, 45 या 50 का कोई कोण बना लीजिएगा। किसके साथ, P के साथ, मतलब अभिलंब के साथ। तो अभिलंब के साथ 40, 45 या 50 जो आपकी इच्छा हो वो कोण आप इसमें बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप वो कोण बना लेंगे। तो ये कोण बनाकर आप क्या करेंगे, ये लाइन को आप खींच दीजिए, एंगल बन गया आपका ये वाला। और ये जो आपका बिंदु, ये जो रेखा हुई, ये रेखा हो गई आपकी आपतित किरण बोलेंगे इसको, और इसका नाम आपने दे दिया AB। तो AB आपकी हो गई आपतित किरण, ठीक है। और ये लगभग कितने डिग्री का कोण बनाया आपने, या तो 40 का बनाया, या 45 का बनाया, या 50 का बनाया, और इसको आपने नाम दे दिया I1। या आपका आपतन कोण हो गया, ठीक है। तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है आपतन कोण। और मैंने कहा आपने कितना बनाया, लगभग इसको 40, 45 या 50 बनाया है। अब आप यहाँ क्या कीजिएगा कि वायु से आप आ रहे हैं कांच में, मतलब आ रहे हैं विरल माध्यम से सघन माध्यम में। तो क्या होगा, ये प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, तो इसको यहाँ पास में लाना पड़ेगा इसके। तो कोण क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इस बार आप चांदे को इस तरीके से रखना है यहाँ पे, और इस तरीके से रख के, चूंकि छोटा कोण बनाना है तो लगभग 20 का अंतर रखिएगा। जैसे यहाँ आपने 50 कराए तो यहाँ 30 बना दीजिएगा, यहाँ 45 कराए तो यहाँ 25 कर दीजिएगा, यहाँ 40 कराए तो यहाँ 20 कर दीजिएगा। तो ठीक है, 45 करें तो 25 कर दीजिएगा, और इस तरीके से फिर आप यहाँ पर भी वो कोण बना दीजिएगा, और कोण बनाकर ये लाइन को खींच दीजिएगा। तो ये हमारी जो किरण हो जाएगी, इस किरण को हम क्या कहेंगे,
इस किरण का हम नाम देंगे, इस तरीके से तीर का निशान लाइएगा क्योंकि ये इधर से इधर आ रही है, और ये किरण का आपका नाम क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण। तो ये इस प्रकार से आपकी ये अपवर्तित किरण हुई, और ये कोण हो गया आपका अपवर्तन कोण, क्योंकि अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है, तो ये बन गया आपका अपवर्तन कोण। ठीक है, ओके। चलिए, अब ये यहाँ आ गए, तो यहाँ आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ फिर एक अभिलंब खींचेंगे, है ना, और फिर एक अभिलंब खींच लीजिए यहाँ पर, इस तरीके से जैसा आपने यहाँ खींचा था वैसे ही आप यहाँ खींच लीजिए। अब आप कहाँ से कहाँ जाएंगे, कहाँ से वायु में जाना है, तो आप इस बार अभिलंब से क्या होंगे, दूर हटेंगे, तो दूर हट जाइए, और दूर हटकर आप इतना ही कोण, जितना कोण यहाँ पे था उतना ही कोण यहाँ आप ड्रा कर लीजिएगा। ठीक है, अभिलंब के साथ। तो चांदे को फिर रख लीजिएगा ऐसे, और ऐसे रखकर जो है ऐसे रखिएगा, और ऐसे रखकर आप क्या करिए, ये इस तरीके से चांदे को रखकर यहाँ आप ये एंगल को बना दीजिएगा। ये चांदा ऐसा रखना है और एंगल ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से चांदा रखकर आप एंगल बना दीजिए, और वो एंगल जो अगर आपसे नहीं बनता है तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा कि आप इसी किरण के समांतर ये वाली किरण बना दीजिए, ऐसी कैसी, जितनी ये झुकी हुई ना अभिलंब से उतनी इधर झुकाकर ये वाली बना दीजिए, लाइक दिस, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी, ये आपके अभिलंब के नाम दे दीजिए, ये आर एस एक और आपका अभिलंब हो गया सेकंड, और ये बी सी अपवर्तित किरण हो गई, I2 आपका एक और कोण हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ये इस तरीके से आप इसको उतना का उतना इधर झुका दीजिए, जितना ये यहाँ से उतना ही आप यहाँ से कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, क्योंकि ऐसा, क्योंकि ये किरण और ये किरण क्या है, समांतर है एक दूसरे के, तो ये CD जो किरण है वो निर्गत किरण आपकी हो जाएगी। तो ये आपकी प्राप्त हुई निर्गत किरण, जिसको आपने नाम दिया है CD, और ये वाला आपका कोण हो गया R2। देखिए, ये वायु से कांच में आए तो ये आपतन कोण हो गया I1, और ये कांच में अपवर्तन कोण हो गया R1। अब ये कांच से वायु में जा रहे हैं तो ये आपतन कोण हो गया I2, और ये अपवर्तन कोण हो गया R2। ठीक है, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो सरफेस हमारी FG है उसके लिए आपतन कोण I1 और R1 अपवर्तन कोण, और सरफेस IJ के लिए, है ना, जो अंतरापृष्ठ है IJ, उसके लिए आपतन कोण I2 और अपवर्तन कोण R2 हो गया। अब अगर आपको ये वाला एंगल बनाने में दिक्कत आए तो मैं आपको एक सीधा रास्ता बताता हूँ कि ये वाली किरण को डैश 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 करते हुए आप आगे ले आइएगा। तो जब आप इस किरण को डैश 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 करते हुए आगे ले आएंगे इस तरीके से, तो इसके ही समांतर इसको बनाना है, मतलब जितनी दूरी पर ये यहाँ से यहाँ रहेगी उतनी दूरी पर यहाँ से यहाँ रहना, तो ये वाली लाइन आप इसके समांतर खींच लीजिएगा, तो आपकी ये निर्गत किरण हो जाएगी। क्लियर है, मतलब आपकी ये वाली जो किरण है ना AB, ये AB CD के समांतर होना चाहिए। तो ये देखिए AB को बढ़ाते हुए अगर आप लाते हैं तो CD उसके क्या हो रही है, समांतर ही हो रही है। तो आपका ये चित्र यहाँ आकर बिल्कुल आप यहाँ से चित्र चेक होगा, देखिए चित्र दो जगह से चेक होगा, बड़ा कोण छोटा कोण, एंगल वही है, फिर आपका एंगल क्या हो गया, ये वो का वही जो एंगल यहाँ आया वही एंगल यहाँ आना चाहिए, और ये दोनों किरणें परस्पर क्या होगी, समांतर। और बेसिकली ये समांतर से ही ये चित्र क्या होता है, चेक होता है। तो आप इसका नामांकन कर दीजिए अब। तो नामांकन में AB कौन सी किरण हो गई, आपतित किरण हो गई, BC अपवर्तित किरण हो गई, CD निर्गत किरण हो गई, PQ और RS दो क्या हैं आपके, अलग अलग जगह पर अभिलंब है, एक बिंदु B पर और एक बिंदु C पर। ठीक है, FG जो है आपने पहले ही सबसे पहले बताया मैंने कि वायु कांच का अंतरापृष्ठ है, और IJ जो है ये कांच वायु का अंतरापृष्ठ है। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात मैंने आपको क्या बताई कि AB जो है ये AB CD के समांतर है। और एक और महत्वपूर्ण बात आप लिख सकते हैं कि FG के लिए I1 आपतन और R1 अपवर्तन कोण है, और IJ अंतरापृष्ठ के लिए I2 आपतन और R2 अपवर्तन कोण है। तो इस तरीके से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए तथा सीखते रहिए लर्निंग विद अनूप के साथ। ऐसी सारी जानकारियों को जानने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें।